एक सुहानी सुबह के हर्षित बेला में आप सभी को अपार खुशियां मिले इस शुभकामना के साथ नमस्कार। मैं हूं नूपुर शर्मा और हम चलेंगे आज की ज्योतिष यात्रा पर और करेंगे ढेर सारी बातें आपसे। लेकिन आज शुरुआत करेंगे पंचांग से। आज दिन है शनिवार, तारीख है 24 अगस्त 2024 और तिथि है भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि जो सुबह तक थी और अब सप्तमी तिथि लग चुकी है। नक्षत्र 6:05 शाम तक अश्विनी नक्षत्र है और उसके बाद भरणी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। आज ध्रुव योग है। राहु काल 9:19 सुबह से शुरू होगा और 10:54 तक रहेगा। आज सूर्य सिंह राशि पर है, चंद्रमा मेष राशि पर है। अभिजीत मुहूर्त है आज 12:03 से दोपहर 12:54 तक। आज का अमृत काल है दिन में 11:25 से 12:54। आज का सर्वात सिद्ध योग शाम 7:54 से है। हिंदू पंचांग के अनुसार भादों के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि हल षष्ठी कहलाती है और इस दिन इसका व्रत रखा जाता है। इस बार षष्ठी तिथि आज यानी 24 अगस्त को दोपहर 12:30 पर शुरू हो जाएगी, जो अगले दिन यानी कल 25 अगस्त की सुबह 10:11 तक रहेगी। और चतुर्मास के व्रत आमतौर पर मध्याह्न व्यापनी कहलाते हैं, यानी ये सभी व्रत दोपहर में किए जाते हैं जिनकी पूजा दोपहर में होती है। तो षष्ठी तिथि सूर्योदय के हिसाब से 25 अगस्त यानी कल आएगी, इसलिए व्रत कल रखा जाएगा। तो हल षष्ठी व्रत की कल भी आपसे ढेर सारी बातें होंगी। आज आगे बढ़ते हैं। जिन दंपतियों के जीवन में संतान सुख नहीं होता है उनके लिए हल षष्ठी व्रत मनोकामना पूर्ति वाला साबित हो सकता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की भी अगर पूजा करते हैं तो संतान सुख की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि हल षष्ठी व्रत रखने से जीवन की सभी दुख और बाधाएं दूर होती हैं और बलराम जी की पूजा करने से हल से जुड़ी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। किसी भी कुंडली में जो ग्रह सबसे शक्तिशाली होता है वो उच्च का ग्रह और कमजोर ग्रह नीच का ग्रह या निर्बल ग्रह कहलाता है। उच्च ग्रह को शुभ ग्रह और नीच ग्रह को हम अशुभ ग्रह कहते हैं। जब किसी कुंडली में कोई ग्रह उच्च या शुभ स्थिति में होता है, स्वग्रही होता है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में होता है तो उस ग्रह से संबंधित शुभ प्रभाव मिलते हैं। और ग्रह नीच राशि में हो, अशुभ हो तो जातक को जीवन में कई चुनौतियों से दो चार होना पड़ता है और अलग अलग ग्रहों के हिसाब से यह स्थिति अलग अलग होती है। तो आइए एक एक करके सभी 9 ग्रहों की बात करते हैं। यदि कोई गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त है, गलत काम करता है, किसी के साथ दुर्व्यवहार करता है तो कुंडली में ग्रह अच्छा होने के बाद भी सही फल नहीं देता है। और इस स्थिति में अगर सूर्य भी आपके उच्च हो तो जीवन भर नीच का फल देते हैं। और यदि ऐसा है तो अपनी गैर कानूनी या गलत गतिविधियों को रोकें। सबसे पहला उपाय तो यही है। और दूसरी बात, हर दिन आप सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे से सूर्य को जल का अर्घ्य दें। अब आती है चंद्र ग्रह की बात। अगर महिलाओं, दादी, नानी, माँ, पत्नी इन सबका अनादर किया जाए तो चंद्रमा के नकारात्मक प्रभाव मिलते हैं और इस प्रभाव से बचना चाहते हैं या ऐसा कभी किया है तो इनसे दूर होना चाहते हैं तो पूर्णिमा का व्रत करें, भगवान शिव की पूजा करें और शिव और चंद्रमा के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अगर मित्र, भाई, बहन इनके साथ कुछ गलत किया है, विश्वासघात किया है तो ऐसा व्यवहार करने वालों का मंगल नीच का फल देने लगता है। इसके लिए नमक का सेवन कम करें, छात्र छात्राओं की सहायता करें। अगर शिक्षकों, शिक्षा सामग्री, महिलाओं का अनादर करते हैं तो बुध भी परेशानी बढ़ाते हैं। इसके लिए देर तक ना सोएं, विष्णु भगवान की उपासना करें और आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थ लें। अब गुरु की बात करें तो ब्राह्मण, देवी देवता घर के बाहर के बड़ों, शिक्षकों, गुरुओं का निरादर या अनादर करते हैं, उनकी बात नहीं मानते हैं तो गुरु के अशुभ परिणाम मिलने लगते हैं। और अगर गुरु नीच में हो तो झूठ बिल्कुल ना बोलें, मांस मदिरा से परहेज करें, गुरु, माता पिता और अपने बड़ों की सेवा करें। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। यदि गोवंश को परेशान करते हैं, किसी स्त्री को सताते हैं, किसी का अपमान करते हैं तो शुक्र ग्रह शुभ होकर भी कुंडली में कष्ट देने लगते हैं। और अगर शुक्र रूठ जाए तो ऐश्वर्य भी हमसे रूठ जाता है। इसके लिए अपने चरित्र को नियंत्रण में रखें और हनुमान जी की उपासना करें या शुक्र ग्रह के मंत्रों का जाप करें। मांसाहार, शराब, किसी गरीब जरूरतमंद को परेशान करना, मातहतों को परेशान करना, कुत्तों को सताना, अपने चाचा, ताऊ या बड़ों का अनादर करना, कार्यस्थल पर चोरी करना, ये सब शनि भगवान को रुष्ट करते हैं और कुंडली में शनि अच्छे होने के बाद भी ऐसा करने पर कष्ट देने लगते हैं। इसके लिए वाहन चलाने में सावधानी बरतनी चाहिए और भगवान कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। साथ ही शनि के उपाय करें और शनि मंत्रों का जाप करें।
अगर कुंडली में सूर्य प्रथम स्थान पर है, चंद्रमा द्वितीय स्थान पर है, राहु ग्रह तृतीय स्थान पर है, गुरु चतुर्थ स्थान पर है, बुध छठवें, शनि सातवें, केतु नौवें और मंगल 10वें स्थान पर है और शुक्र द्वादश भाव में है तो वे उच्च के होते हैं। और ग्रह यदि नीच का है, इन स्थानों पर नहीं है, तो इसके लिए जन्म कुंडली में जब कोई ग्रह अपनी नीच राशि में हो तो हर ग्रह की एक निश्चित राशि होती है। नीच ग्रह बलहीन हो जाता है, जिस कारण ऐसे ग्रह के शुभ फल मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर वो सच में नीच है कि नहीं, ये किसी ज्योतिषी से जरूर दिखवाएं और उसके अनुसार, राशि के अनुसार, ग्रह के अनुसार उसके उपाय जरूर करें। नीच ग्रह का प्रभाव हर जातक के जीवन पर नकारात्मक हो सकता है, जिससे उसे जीवन में अलग अलग क्षेत्रों में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसमें रत्न धारण करने से जरूर बचना चाहिए, क्योंकि ये ग्रह की कमजोर और कष्टदायक ऊर्जा को और सक्रिय कर देते हैं। और अब आइए बात करते हैं नीच भंग राजयोग की। कोई ग्रह जिस राशि में नीच का होता है, यदि वो उस राशि में ही है और उसका स्वामी अगर उच्च का हो तो नीच भंग राजयोग बनता है। जिस राशि में ग्रह नीच का है, उस राशि का स्वामी अगर उस भाव में दृष्टि योग में हो तो भी ये योग बनता है। जिस राशि में ग्रह नीच का हो, उस राशि का स्वामी अगर केंद्र में हो तो नीच भंग राजयोग बनता है। यदि कोई ग्रह नीच राशि में है, नीच राशि या उच्च राशि का स्वामी चंद्र से केंद्र में हो, यानी 1, 4, 7, 10 केंद्र स्थानों में हो तो भी नीच भंग राजयोग बनता है। यदि ग्रह नीच राशि में हो और उस राशि के स्वामी की युति या दृष्टि होने पर भी वो नीच भंग हो जाता है। यदि ग्रह नीच राशि में है और उस ग्रह नीच राशि या उच्च राशि का स्वामी दोनों में से कोई एक भी चंद्रमा से केंद्र में हो तो भी नीच भंग बनता है। यदि ग्रह नीच राशि का है और उच्च और नीच राशि के स्वामी परस्पर केंद्र में है तो भी नीच ग्रह का योग ये भंग हो जाता है और नीच भंग कहलाता है। यदि कोई ग्रह नीच राशि में है और नीच और उच्च राशि के स्वामी दोनों में से एक या दोनों ही लग्न से केंद्र में हो तो नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। कुंडली में नीच राशि में कोई ग्रह विद्वान हो और वो नवांश में उच्च राशि का हो तो भी नीच भंग राजयोग का फल प्रदान करता है। नीच भंग राजयोग जन्म कुंडली से ही विचार किया जाता है। अन्य वर्ग कुंडली का उपयोग गहराई से अध्ययन करने के लिए किया जाता है और योगों के लिए जन्म कुंडली को जरूर देखना चाहिए। नीच भंग राजयोग के फलस्वरूप प्रारंभ काल में संघर्ष के बाद उत्तम सफलता प्राप्त होती है और राजयोग का फल मिलता है, इसीलिए इसे राजयोग कहा गया है, भले ही वो नीच भंग क्यों न हो। ज्योतिषी गणना के अनुसार सुखों के कारक शुक्रदेव कल अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शुक्रदेव भारतीय समय के अनुसार आज देर रात 1:16 पर अपनी शत्रु राशि सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में गोचर करने लगेंगे। मार्गीय और उदित अवस्था में इस दौरान 2 सितंबर को हस्त और 13 सितंबर को चित्रा नक्षत्र में गोचर करेंगे। इसके बाद 18 सितंबर को तुला राशि में जाएंगे। कन्या राशि के स्वामी बुध ग्रह शुक्र के मित्र माने जाते हैं। मित्र की राशि कन्या में शुक्र अनुकूल प्रभाव देने वाले माने जाते हैं, लेकिन ये उनकी स्वयं की नीच राशि होती है। साथ ही कन्या राशि में केतु पहले से ही गोचर कर रहे हैं, तो शुक्र इस राशि में मित्र ग्रह केतु के साथ मिलकर एक महायोग बनाएंगे। शुक्र ग्रह को सौभाग्य, सुख सुविधा, विलासिता, ऐश्वर्य और प्रेम का प्रतीक माना गया है और अगर शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है तो कुछ उपाय जरूर करें। शुक्र केतु की युति से मेष राशि वालों को इस अवधि में अच्छा धन लाभ होगा और धन संपदा में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगर कोई काम काफी लंबे समय से अटका हुआ है तो इस अवधि में ये काम पूरा होने की संभावना बनती है, जिससे आप राहत की सांस ले पाएंगे। शुक्र केतु युति के शुभ प्रभाव से परिवार की ओर से कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध रहेंगे और जीवन में आने वाली हर समस्या का दोनों साथ मिलकर सामना करेंगे। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शत्रु, कर्ज, रोग इनसे सावधान रहें, क्योंकि ये छठे भाव में है। लोन और EMI में भी समस्याएं आ सकती हैं। कन्या राशि में शुक्र का गोचर वृषभ राशि के जातकों को अच्छा मान सम्मान दिलाएगा और इतना ही नहीं, इस दौरान आप अपने दोस्तों या परिवार के साथ कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं। ये गोचर छात्रों के लिए भी अच्छा है और उन्हें पढ़ाई में अच्छे परिणाम देगा। वहीं अगर कोई सरकारी नौकरी से जुड़ी परीक्षाएं दे रहे हैं तो इस समय उन्हें भी लाभ मिलने की संभावना है। साथ ही ये गोचर निजी जीवन में खुशियां लेकर आ सकता है। प्रेम संबंधों में खुशहाली बढ़ सकती है और सच्चा लाइफ पार्टनर भी मिल सकता है।
पंचम भाव में केतु के साथ रहेंगे शुक्र, तो रोजगार में अहम निर्णय लेने में समस्या आ सकती है। गलत निर्णय लेने के बदले उसे टाल दें या किसी की सलाह लेकर करें। और पढ़ाई में भी बहुत अच्छा परिणाम आपको नहीं मिलेगा। मिथुन राशि के चौथे भाव में रहेंगे शुक्र, और शुक्र केतु की युति से मेष राशि के जातकों को इस अवधि में अच्छा धन लाभ होगा। लेकिन कोई काम अगर लंबे समय से अटका है मिथुन राशि वालों का, तो इस अवधि में वो पूरा होने की संभावना बन रही है, जिससे आप राहत की सांस ले पाएंगे। शुक्र केतु की युति के शुभ प्रभाव से कोई शुभ समाचार मिल सकता है, मन प्रसन्न रहेगा और परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं चौथी राशि की। शुक्र का गोचर कर्क राशि में होता है, तो वो उनके पराक्रम भाव में हो रहा है। पराक्रम में कमी महसूस कर सकते हैं, छोटी यात्रा का लाभ नहीं मिलेगा, मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है। इस दौरान लोगों के बीच आपकी लोकप्रियता बढ़ सकती है। आर्थिक रूप से यह स्थिति काफी शुभ साबित हो सकती है और इस दौरान अलग अलग माध्यमों से धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। परिवार में हंसी खुशी का माहौल रहेगा, आपकी सराहना भी हो सकती है और सकारात्मक प्रभाव बढ़ेंगे। शुक्रदेव के राशि परिवर्तन से सिंह राशि के जातकों को 18 सितंबर तक लाभ मिल सकता है। आत्मा के कारक सूर्य 16 अगस्त को सिंह राशि में गोचर करेंगे। सूर्य देव इस राशि के स्वामी हैं, वहीं 25 अगस्त को शुक्र देव राशि परिवर्तन करेंगे। इस दौरान सुखों के कारक शुक्रदेव की कृपा सिंह राशि के जातकों पर लगातार बरसेगी। उनकी कृपा से हर काम में सफलता मिलेगी और सभी प्रकार के दुखों का अंत हो सकता है। सितंबर महीने में सिंह राशि के जातकों को कारोबार में मन मुताबिक सफलता मिल सकती है, साथ ही निवेश से भी लाभ होगा। अटके हुए काम बनेंगे, कारोबार के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है और परिवार में सुखद माहौल बना रहेगा। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। सूर्यदेव के विशेष कृपा पाने के लिए रोजाना उन्हें जल का अर्घ्य दें और धन सामाजिक प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि हो सकती है। दूसरे भाव में होने के कारण परिवार के सदस्यों से तालमेल में कमी या तनाव आप महसूस कर सकते हैं और अपने किसी काम जो है खास है उन्हें टाल दें। वाणी पर संयम रखें। कार्यस्थल पर परेशानी से बचने के लिए संयम पूर्ण व्यवहार करें। कन्या राशि वालों को शुक्र ग्रह बहुत ही शुभ फल देने वाले हैं। इस दौरान राशि के अविवाहित लोगों का विवाह तय हो सकता है। उन लोगों को शादी के अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। करियर के लिहाज से भी ये गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर इस राशि के व्यापारी हैं तो उन्हें इस दौरान अच्छा मुनाफा हो सकता है। छात्रों का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। नौकरी पाने में सफलता मिल सकती है और अगर नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये गोचर शानदार फल दे सकता है। शुक्र केतु युति के कारण सलाह है कि कर्ज ना लें, क्योंकि उसे आप चुका नहीं पाएंगे और नियत भी ऐसी ही रहेगी कि कर्ज ले लें और लौटाएं नहीं। भाग्य का सहयोग थोड़ा कम मिलेगा और लोगों से डील करने में आप कतराएंगे। और शुक्र का गोचर तुला राशि वालों के लिए अनुकूल फल देने वाला है। अगर विदेश जाने का प्लान बना रहे हैं तो इस गोचर के दौरान अपने प्रयासों में आपको सफलता मिल सकती है। साथ ही कार्य क्षेत्र में आपके कामों की सराहना होगी। हालांकि कुछ लोगों को सलाह है कि वे अपना ध्यान इधर उधर ना भटकने दें, बल्कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करें। अगर लंबी यात्रा पर जाना चाहते हैं तो ये समय शुभ रहेगा। करियर में नए और बेहतर चांस मिलने की संभावना है, लेकिन दूर दराज की यात्रा से बचें, इसमें नुकसान हो सकता है। अनाप शनाप खर्च हो सकता है और नेगेटिव परिणाम भी मिल सकते हैं। बुजुर्गों को शिकायतें करने का मौका न दें। प्रमोशन में थोड़ा सा समय लग सकता है और ध्यान रखें कि अपने साथियों से आपका बिगाड़ ना हो। खर्च की अधिकता रह सकती है, लेकिन खर्च कम करें, नहीं तो आपको लगेगा कि आपने गलती कर दी है। शुक्रदेव के राशि परिवर्तन से वृश्चिक राशि को भी लाभ मिलेगा। इस समय देवगुरु बृहस्पति की भी कृपा वृश्चिक राशि के जातकों को मिल रही है। इसके अलावा 18 सितंबर तक वृश्चिक राशि के जातकों पर शुक्रदेव की कृपा बरसेगी। बिजनेस का विस्तार होगा, निवेश से लाभ होगा, रुका हुआ धन मिल सकता है, सोचे हुए काम पूरे हो सकते हैं। सभी रुके काम शुक्रदेव की कृपा से पूरे होंगे। जॉब भी मिल सकती है, लेकिन कुछ लोगों को आय में कमी महसूस हो सकती है। मित्रों का सहयोग नहीं मिलेगा, वाद विवाद हो सकता है। बड़े भाई बहनों का सहयोग मिल सकता है। धन लाभ में कुछ कमी हो सकती है और वैवाहिक जीवन में परेशानी मिल सकती है। वहीं धनु राशि वालों की बात करें तो इनके कामों में कुछ समस्या आ सकती है। इन्हें वाद विवाद से बचना चाहिए और कामों को ईमानदारी से पूरा करना चाहिए। लापरवाही करेंगे तो मान सम्मान में कमी हो सकती है। काम बिगड़ भी सकते हैं, प्रमोशन हो सकता है या काम आपके विपरीत जा सकते हैं। इस दौरान अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
मकर राशि वालों की बात करें तो उन्हें लाभ हो सकता है, क्योंकि राशि के नवम भाव पर गोचर होगा शुक्र का, जिससे भाग्य चमक सकता है। कामों में किस्मत का साथ मिलेगा। सट्टा, लॉटरी, शेयर निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। देश विदेश की यात्राएं कर सकते हैं, जो बहुत फलदायी तो नहीं होगी। नए लोगों से संबंध बनेंगे, जिससे आगे चलकर आपको लाभ हो सकता है। इच्छाओं की पूर्ति होगी, लेकिन पिता से संबंधों में कमी आ सकती है। करियर और पढ़ाई में परेशानी आ सकती है। और कुंभ राशि वालों की बात करें तो शुक्र केतु की युति से मेष राशि वालों को कोई बहुत अच्छा खास लाभ नहीं होने वाला है, लेकिन अपना ध्यान रखें और अपने कामों पर ध्यान लगाए रखें, जिससे आपको अगर अनुकूल माहौल नहीं मिलता है तो भी आपकी समस्याएं धीरे धीरे इसके बीतने के बाद सुलझ सकती हैं। मीन राशि में शुक्रदेव उच्च के होते हैं और मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जबकि आराध्य जगत के पालनहार भगवान विष्णु हैं। शुक्र राशि परिवर्तन के दौरान मीन राशि के जातकों को धन लाभ हो सकता है। शुक्र और गुरु की कृपा से मीन राशि के जातकों के सभी बिगड़े काम बनेंगे, धन लाभ हो सकता है और रुके हुए काम भी पूरे हो सकते हैं। ये समय सफलता से भरा हुआ हो सकता है और शिक्षा के क्षेत्र में भी सफलता मिल सकती है। मित्रों से कारोबार के लिए कुछ सहयोग मिल सकता है, लेकिन कुछ लोग पराक्रम में कमी महसूस कर सकते हैं। छोटे भाई बहनों के सहयोग में कमी हो सकती है और यात्रा के सुखद परिणाम नहीं मिलेंगे। वैवाहिक सुख में भी कमी हो सकती है और तनाव बढ़ सकता है। इसके लिए उपाय करते रहें। नियमित लक्ष्मी पूजा करें, श्री सूक्त का पाठ करें, कनकधारा स्त्रोत का पाठ करें या फिर लक्ष्मी मंत्रों का जाप करें। और सफेद चीजें जैसे दही, घी, चावल, इत्र, कपूर, मिश्री, आटा, सफेद चंदन, सफेद कपड़े, इन सब का तिलक लगाएं और इनमें से जरूरी चीजें आप दान भी कर सकते हैं। शुक्र के मत ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः या ओम शुं शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करें। गौ माता को रोटी में देसी घी लगाकर हर दिन खिलाएं तो आपको शुक्र ग्रह के शुभ प्रभाव मिलेंगे। जन्म कुंडली में सभी ग्रहों को अगर ठीक करना चाहते हैं तो एक मंत्र से ठीक कर सकते हैं और वो मंत्र है ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिर्करा। ये सुबह शाम रुद्राक्ष की माला से पूर्वमुखी बैठकर 108 बार इस मंत्र का जाप करें। इसे कोई भी कर सकता है और इसमें सभी ग्रहों के नाम हैं जिनकी हम प्रार्थना करते हैं कि आप अनुकूल रहें और हमें शुभ फल दें। और बात करते हैं एक बार फिर से जन्माष्टमी की। जन्माष्टमी का त्योहार बस आने ही वाला है, तो आप पूर्णिमा के दिन लड्डू गोपाल को घर ला सकते हैं। उन्हें लाने के लिए ये सबसे शुभ समय होता है, लेकिन आप यदि पूर्णिमा के दिन नहीं ला पाए हैं तो आप भी किसी दिन इन्हें रख सकते हैं और इसके लिए जन्माष्टमी का दिन सबसे बेहतर है। इसके साथ भादों के महीने या सावन के महीने में किसी दिन लड्डू गोपाल को घर ला सकते हैं, क्योंकि ये दोनों महीने बहुत पवित्र माने जाते हैं। इसके अलावा एकादशी और गुरुवार का दिन होता है जब आप लड्डू गोपाल को घर ला सकते हैं। अगर आप 2 लड्डू गोपाल घर में रखना चाहते हैं तो जरूर रखें, लेकिन दोनों लड्डू गोपालों की अलग अलग सेवा करनी चाहिए। उनका घर, बिस्तर, कपड़े, सामान सभी कुछ अलग होना चाहिए और ये दोनों बालक स्वरूप होते हैं, इसलिए दोनों की सेवा नियमित रूप से साल भर की जानी चाहिए, 365 की जानी चाहिए और इनका आकार अलग अलग रखना चाहिए। और एक सवाल ये भी होता है कि लड्डू गोपाल की मूर्ति कितनी बड़ी हो, तो अंगूठे के आकार की मूर्ति सबसे अच्छी होती है या फिर 3 इंच ऊंचाई तक की मूर्ति घर में रखें तो ये शुभ मानी जाती है। और अगर आपकी मूर्ति किसी कारण से खंडित हो गई है, टूट गई है, पूजा करने के लायक नहीं है, तो उस मूर्ति को सम्मान पूर्वक विदाई भी देना चाहिए। इससे ये प्रकृति में लौटाने का प्रतीक होता है। अगर पुराने लड्डू गोपाल हैं तो उनकी मूर्ति को जल में प्रवाहित कर सकते हैं। ये भगवान कृष्ण को उनके दिव्य स्थान पर पहुंचाने का, वापस भेजने का एक तरीका माना जाता है। और अगर खस, मोगरा, चमेली, चंदन के इत्र आपके पास हैं जिनसे शीतलता मिलती है तो उनसे लड्डू गोपाल को जरूर लगाएं। और अगर ठंड का दिन है तो गर्म दूध पिलाने की सलाह दी जाती है। हो सके तो उसमें केसर और हल्दी मिलाकर लड्डू गोपाल को पिलाएं। ऐसा माना जाता है कि इससे उन्हें गर्मी मिलती है और वे खुश रहते हैं। लड्डू गोपाल आप किसी को उपहार में भी दे सकते हैं जो कृष्ण के भक्त हों, लड्डू गोपाल की सेवा की इच्छा रखते हों, या यदि आपके घर में कोई शादी हो रही है, बेटी और बहू लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं तो उन्हें भी आप लड्डू गोपाल की मूर्ति उपहार में दे सकते हैं। और जैसा कि हमने खंडन के बारे में बताया, अगर खंडित मूर्ति है तो उसे जोड़ कर रख लें। जोड़ते समय या विसर्जित करते समय शरीर के अंग अलग अलग नहीं होने चाहिए।
मूर्ति को जोड़ने के बाद उसे मंदिर से हटा दें। घर के बाहर किसी पवित्र स्थान पर, नदी, तालाब या झील, सरोवर में प्रवाहित करें। ईश्वर से अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करें। इसके बाद शुभ तिथि पर, जो हमने आपको बताई है, नए लड्डू गोपाल की मूर्ति लाकर अपने मंदिर में स्थापित करें। लड्डू गोपाल आप सबका कल्याण करें और पूरे मन से आप उनका स्वागत करें। अगर घर में स्थापित नहीं करते हैं तो मंदिर में जाकर इस उत्सव का आनंद लें और मुझे यही अनुमति दें। आज के कार्यक्रम से सभी को नमस्कार और मंगल दिन की शुभकामनाएं।